Hello everyone, welcome to Banking Study Center. आई एम योर मेंटर आशीष भालेराव एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इनिक्वलिटी जो चैप्टर है जो कि एनालिटिकल रीजनिंग के अंडर आता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके जो उसके आगे का जो टॉपिक है उसके आगे का जो पार्ट है आइदर और कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है, तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग थोड़ा सा इसके पहले सेशन में जो किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में जो नया कॉन्सेप्ट है आइदर और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी है पूरी। आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस लगाने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। बाकी सारा फैसिलिटीज़ एंड ऑल या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दिखी गई है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन समरी की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है कि रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद में आइदर और कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, है ना। आइदर और कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इनिक्वलिटी। तो अब आपको ये थोड़ा सा ये जो सिंपल वर्ड जो है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। मैंने ये क्यों लिखा है सिंपल, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जब इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सिंपल इनिक्वलिटी का मतलब क्या, जिसमें कोडेड मीन्स कोड नहीं होता है, ठीक है। सिंपल है जिसमें ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये साइन हम लोगों ने देखे थे। तो उसके ऊपर फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग आइदर और कॉन्सेप्ट की तरफ। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज आपको पीडीएफ तो जो डेमो पीपीटी का पीडीएफ का रहेगा उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और जो ऑफलाइन क्लासेस करेगा उनको नोट्स भी मिल जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आते हैं हम लोग रिवीजन पे। तो देखो इनिक्वलिटी का मतलब सबसे पहले मैं लिखता हूँ इनिक्वलिटी। इनिक्वलिटी का मतलब मैंने बताया था क्या, तो हम लोगों ने देखा था पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में, असमानता। ठीक है, हिंदी का राइटिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इनिक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, और मैंने ये बताया था कि कोई चीज़, अब समानता का मतलब आपको पता है कि इक्वल, इनइक्वल का मतलब असमान। तो कोई चीज़ अगर असमान है, चाहे वो दो पर्सन की बात हो रही होगी, चाहे वो दो एलिमेंट की बात हो रही होगी, चाहे किसी की भी बात हो रही होगी, तो दोनों लोग, दोनों चीज़ें अगर वो इनइक्वल है मतलब सेम नहीं है, तो ये बताने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ उसके अंदर किया होगा। तो क्या किया गया होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि हमने क्या किया था, कंपैरिजन किया था। क्या किया था, कंपैरिजन किया था। अब कंपैरिजन करने के भी बहुत सारे तरीके मैंने बताया था कि अगर दो इंसान है तो वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, या तो ठीक ठाक हो सकता है ना, या फिर ये चीज़ अच्छी है। कोई मिठाई का कंपैरिजन करते तो ये ज़्यादा मीठी है, ये उससे थोड़ी कम मीठी है, ये कड़वी है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यही कंपैरिजन यहाँ पे इनिक्वलिटी चैप्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो वो मैंने बताया था कि इसमें कंपैरिजन क्या होगा। तो आपको मैंने सिंबल्स बताए थे, डेफिनेट सिंबल और इनडेफिनेट सिंबल। वो भी एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, ये हमारे लिए क्या है, डेफिनेट सिंबल है। क्लियर। उसके बाद में मैंने और भी बताया था कि अब इन्हीं तीन सिंबल्स के बदौलत कुछ और सिंबल बना है। ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को मिला के बना है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और थर्ड मैंने बताया था, आपको शायद दिख रहा है, नॉट इक्वल्स टू। क्लियर है। और इन्हीं तीन सिंबल्स को हम लोगों ने क्या बोला था, इनडेफिनेट सिंबल। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डेफिनेट सिंबल की बात करते हैं तो ए और ये बी दो एलिमेंट है, तो ए ग्रेटर भी हो सकता है, ए स्मॉलर भी, सॉरी, ए स्मॉलर भी हो सकता है और ए इक्वल भी हो सकता है। क्लियर, ये डेफिनेट सिंबल है। उसके बाद में यहाँ आएंगे तो ए या तो बड़ा या तो इक्वल हो सकता है। मतलब मैंने इसका मतलब बताया था, क्या था ये, आइदर ग्रेटर और इक्वल। और इसका मतलब मैंने बताया था आइदर स्मॉलर और इक्वल। क्लियर हो रहा है। यही बेसिक चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी, देन इसके बाद में यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू बी। तो कुल मिला के इनिक्वलिटी चैप्टर का ये पूरा बेसिक था, जिसमें इनिक्वलिटी का मतलब होता है असमानता, और असमानता हम लोगों ने किससे बताई, कंपैरिजन से बताया। ठीक है। कंपैरिजन में भी दो टाइप्स के सिंबल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू। एंड इनडेफिनेट में भी तीन सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू।
क्लियर। सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अब ये कंपैरिजन है, तो ये कितने टाइप्स का कंपैरिजन है, तो मैंने बताया था कितने टाइप्स का है, तो 14 टाइप्स के हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में गए थे, फिर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन, इस पे डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि टोटल मैंने जो बताया कि 14 कंपैरिजन होते हैं, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले नोट में मैंने बताया था कि यहाँ पे पूरा लिखा है, आपको इसको मैं आसान भाषा में, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ आसान भाषा में। तो सबसे पहला नोट क्या था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होता है तो वही सिंबल आउटपुट के तौर पर बाहर निकल के आता है। सेम चीज़ें यहाँ लिखी है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि ग्रेटर देन का ग्रेटर देन से होगा तो ग्रेटर देन ही बाहर निकल के आएगा, स्मॉलर देन का स्मॉलर देन से होगा तो स्मॉलर देन ही बाहर निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू से होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही बाहर निकल के आएगा, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू से होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू ही बाहर निकल के आएगा। तो नोट ये वन फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट नोट पे हम लोगों ने देखा था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन, आपको यहाँ पे दिखा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा है, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के जो दूसरा वाला सिंबल रहेगा वही आउटपुट के तौर पर बाहर निकल के आएगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे है, ग्रेटर देन का इक्वल्स टू से होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल मतलब ग्रेटर देन बाहर निकल के आया, स्मॉलर देन का इक्वल्स टू से होगा मतलब इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल फिर से स्मॉलर देन बाहर निकल के आया। सेम एज इट इज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू से होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू से होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू। तो ये हमारा नोट 2 था। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में किया है। जिन जो बच्चे ये पहली बार देख रहे हैं तो इनको इसके पहले वाला लेक्चर देखना जरूरी है, तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते नोट 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर हमेशा डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू से होगा तो आउटपुट पे ग्रेटर देन ही निकल के आएगा। जैसे आपको पता है कि ये डेफिनेट सिंबल है ना, आपको पता है कि ये डेफिनेट सिंबल है और ये इनडेफिनेट सिंबल है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आया। सेम डायरेक्शन इन द सेंस, देखो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन से दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन से दिख रहे हैं, यहाँ पे भी डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आया और वहाँ पे भी डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आया। क्लियर है। ये 3 नोट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मैं इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद में हम लोग बढ़ते आगे आइदर और कॉन्सेप्ट की तरफ। सो ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। अच्छा, क्वेश्चन से पहले जो 14 कंपैरिजन थे ये आपके सामने हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स डिस्कशन फिर से मैं बता रहा हूँ कि वो हो चुका है। तो हम लोग आगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर 5 लिखा है लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मतलब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो कंक्लूजन की तरफ। तो सबसे पहले मेरा ध्यान गया कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। और मैंने उसके बाद में ये भी बताया था कि जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपको सोचना है और वैसे ही काम करना है। तो मुझे क्या करना है, एफ से लेके कहाँ जाना है, सी तक जाना है, और आते वक्त क्या लेके आना है, तो ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। क्या बताया मैंने, एफ से लेके सी तक जाना है और आते वक्त ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो सबसे पहले मेरा काम कंक्लूजन को देखना था। कंक्लूजन में ये हम बातें कर ली, उसके बाद में मेरा ध्यान जाएगा स्टेटमेंट की तरफ, और स्टेटमेंट में सबसे पहले मेरे को एफ से शुरुआत करनी है और सी तक जाना है। तो यहाँ पे देखो दोनों डब्बे अलग अलग है, ऑलरेडी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे एफ दिख रहा है, तो अब दूसरा तो कोई एफ नहीं है, मतलब उसी एफ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एफ से शुरुआत करेंगे तो हम लोग ई ही जा सकते हैं, बराबर है, क्योंकि एफ से इधर नहीं आ सकते, डब्बा टूटा है। एफ से ई जाएंगे तो फिर ई से ई को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ई से ई को कनेक्ट करेंगे, फिर ई से क्या करेंगे, बी जाएंगे, ठीक है। फिर बी से बी को कनेक्ट करेंगे, फिर बी से कहाँ जाएंगे, सी जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो मेरी अब जर्नी कंप्लीट होगी। मैंने बताया था कि एफ से लेके सी तक जाना है और कनेक्टिंग हमेशा सेम एलिमेंट से करते हैं। ये ऑलरेडी पिछले चैप्टर में, पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा है। अब इसके बाद वाला काम क्या है कि मैंने बताया था कि उल्टा और सीधा, इसके बारे में बताया था। तो सीधा मतलब क्या होता है, तो ये होता है लेफ्ट टू राइट। क्यों सीधा, क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, सीधा है। और ये क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कभी राइट टू लेफ्ट
नहीं लिखते, कभी राइट टू लेफ्ट पढ़ते भी नहीं है। अब ये क्यों मैंने बताया, तो इस पे यहाँ पे जैसे देखो एरो दिख रहा है आपको, तो ये तीनों बार सीधा गया है। अब सीधा जाएंगे तो साइन चेंज नहीं करना है, लेकिन उल्टा जब आएंगे तो साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ग्रेटर देन होगा तो स्मॉलर देन हो जाएगा, स्मॉलर देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। लेकिन इक्वल्स टू का नॉट इक्वल्स टू नहीं होगा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर से आता हूँ क्वेश्चन में, तो पहला काम मेरा ये था कि एफ से लेके सी तक जाना है, आते वक्त ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। उसके बाद में मेरा ध्यान गया स्टेटमेंट की तरफ, तो मैंने पहले जर्नी स्टार्ट करी, एफ से ई गया, ई से ई को कनेक्ट किया, ई से बी गया, बी से बी को कनेक्ट किया और बी से सी गया, मतलब एफ से सी तक का रास्ता हो गया। उसके बाद में मैंने बताया था कि राइट सीधा और उल्टा, तो यहाँ पे तीनों बार सीधा जा रहा है, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में काम आएगा जो मैंने 3 नोट्स बताया था, उसी के थ्रू हम लोगों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में। सबसे पहले कंपैरिजन किस में होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में। तो अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो इसके लिए मुझे सेकंड नोट याद करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन, तो ये बाहर निकल के आया दोनों के बीच में कंपैरिजन होने के बाद। अब इसको लेके मैं आगे बढ़ा, उसके बाद में मैं यहाँ पे बी तक पहुंच गया, बी से बी को कनेक्ट करने के बाद सी तक गया था, फिर उसके बाद मेरे को एक और सिंबल मिला था जो कि इक्वल्स टू है, फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो इसके लिए फिर से मुझे सेकंड नोट याद करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो दूसरा वाला कौन सा सिंबल है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन है, इसलिए ये क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते फिर हम लोग। ठीक है, तो पहला वाला राइट हो गया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट इसमें आते हैं, तो फिर से वही काम, मेरे को ए से कहाँ जाना है, एफ तक जाना है, और आते हुए क्या लेके आना है, स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। सेम काम करना पड़ेगा। ये बोलने के बाद मुझे स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ए से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो ए एक ही है तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और पहुंचना कहाँ पे, मुझे एफ तक पहुंचना है। तो एफ तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है कि मैं ई के थ्रू एफ तक पहुंच सकता हूँ। तो पहले मैं ए से ई कैसे पहुंच सकता हूँ, इस पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने ए से बी गया, ठीक है, फिर बी से बी को कनेक्ट किया, फिर बी से ई आया। क्लियर है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली ए से ई, मैं सॉरी मेरे को एफ जाना था, तो ई से ई को भी कनेक्ट करना है, फिर ई से एफ जाना है। समझ में आ रहा है। मैंने क्या किया, ए से बी गया, बी से बी को कनेक्ट किया, बी से ई गया, ई से ई को कनेक्ट किया, ई से एफ गया। अब इसके बाद में मेरा काम क्या है, तो सीधा जा रहे उल्टा जा रहे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि जहां उल्टा जाएंगे वहीं पे, उल्टा मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो वहीं पे साइन चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी मैं उल्टा जा रहा हूँ और यहाँ पे भी उल्टा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा। लेकिन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहेगा, नॉट इक्वल्स टू नहीं बनेगा, मैंने यहाँ पे बताया था। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे सीधा ही जा रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब उसके बाद में मेरा काम आता है कंपैरिजन का। मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पे पहला कंपैरिजन किसके बीच में होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। फिर से मुझे सेकंड नोट याद करना पड़ेगा, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल बाहर निकल के आया। तो दूसरा वाला सिंबल कौन सा निकल के आया, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ही निकल के आया। इस ग्रेटर देन को लेके मैं आगे बढ़ा। उसके बाद में नेक्स्ट सिंबल कौन सा है, तो ये है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का कंपैरिजन होता नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, डायरेक्टली रॉन्ग हो गया। पहला वाला सही था, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी कंक्लूजन को अगर हम लोग राइट करते हैं या फिर किसी भी कंक्लूजन को अगर हम लोग रॉन्ग करते हैं, तो वो जो 3 नोट्स मैंने बताया था, उन्हीं 3 नोट्स में से किसी ना किसी का हाथ उसमें रहने वाला है। अदरवाइज हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई भी कंक्लूजन को सही करने के लिए, कोई भी कंक्लूजन को गलत करने के लिए। क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते फिर से जी। तो अब नेक्स्ट है, डी से लेके ए जाना है, आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। डी से लेके ए जाना है, आते हो ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो आपको समझ ही गया होगा। तो मुझे डी से क्या करना पड़ेगा, ई से बी, ठीक है, फिर बी से बी को कनेक्ट करना पड़ेगा और बी से मुझे जाना पड़ेगा ए। क्लियर हो रहा है, डी से ए। अब देखो यहाँ पे उल्टा आया हूँ मैं, वहाँ पे सीधा गया, तो जहाँ पे उल्टा है वहाँ पे मैं साइन चेंज कर दूंगा। तो साइन चेंज कर दिया मैंने, ग्रेटर देन का स्मॉलर देन कर दिया। अब मेरा काम है कंपैरिजन करना, तो कंपैरिजन करेंगे हम लोग। पहला कंपैरिजन इन दोनों के बीच में होगा, तो इसके लिए फिर से सेकंड नोट याद करना पड़ेगा। अब मैं 10 बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसके बाद में फिर इनका कंपैरिजन होगा, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा। जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो वही सिंबल बाहर निकल के आया, क्या था, तो स्मॉलर देन। तो यहाँ पे स्मॉलर देन है क्या, नहीं है, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। सो ठीक है, ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन। अब मैं आता हूँ हमारे आज के सेशन का जो आइदर और कॉन्सेप्ट है, कि आइदर और कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि आइदर और का मतलब क्या, या तो ये या तो वो। अगर हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं तो या तो ये या तो वो। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आइदर और कॉन्सेप्ट की कुछ कंडीशंस है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाला है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। जो इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा वो भी वैसे के वैसे रहने वाला है, लेकिन आइदर और होता क्या है ये हम लोग जानेंगे। तो ये रहा आपके सामने कंडीशंस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहे होंगे। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप जैसे इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो पीडीएफ के थ्रू भी आप ये घर में भी सजा के लिख सकते हो। सो यहाँ पे देखो बोला क्या गया है, बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। पहला जो कंडीशन है वो क्या बोला गया है, कि बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। मतलब कंक्लूजन के जो दोनों एलिमेंट है, मतलब दोनों कंक्लूजन के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। अब एलिमेंट सेम होना चाहिए इन द सेंस क्या, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ एक। एग्जाम्पल के तौर पर, चलो ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल की, एक मिनट, हाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे एलिमेंट सेम का मतलब ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक है, देखो ए सेम है, ए सेम है। क्लियर हो रहा है? सेम एज इट इज यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन, सॉरी, बी इज ग्रेटर देन ए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल है, तो देखो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो पहले कंडीशन का मतलब ये है। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली। मतलब दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए, है ना। दोनों अलग अलग तरीके से रॉन्ग हो जाने चाहिए। ये भी सही नहीं होना चाहिए, ये भी सही नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन। और लास्ट वाला जो कंडीशन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कलेक्टिवली बोथ द कैलकुलेशन, सॉरी, बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई गिवन स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि दोनों कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें दो टाइप के केसेस है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको केस 1 एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है केस 2। तो केस 1 में देखिए क्या बोला गया है, व्हेन इंडेफिनिट सिंबल विल कम एज आउटपुट। अगर इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आता है तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये तो चीज़ें पता है कि आउटपुट कैसे निकालना है। हम लोगों ने 3 नोट्स के बदौलत ऑलरेडी सारा चीज़ें सीखा था। तो अब हम लोग डायरेक्टली इस पे आते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन इक्वल्स टू b एंड इक्वल्स टू c, ऐसा लिखा गया है। तो अब मेरे को यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिर से मिस्टेक है। एक्चुअल में मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, ये मिस्टेक है। यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एंड सी, मतलब a इज ग्रेटर देन c एंड a इज इक्वल्स टू c है वहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम लोग देखो यहाँ पे पहले इसमें कंक्लूजन में क्या है कि a से लेके कहाँ जाना है, c तक जाना है, और आते वक्त क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है, राइट। तो a से c जाते समय हम लोग सीधा ही जाने वाले हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब a से c जाने के लिए अब यहाँ से इन दोनों सिंबल्स का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इन दोनों सिंबल का कंपैरिजन करने के लिए हम लोगों को सेकंड नोट याद करना पड़ेगा। तो सेकंड नोट में क्या बोला गया था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला ही सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला सिंबल कौन सा है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ये सिंबल बाहर निकल के आए ए और सी के बीच में। मतलब ये एक्चुअल में हुआ क्या, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी हुआ। अब यहाँ पे ग्रेटर देन तो है, इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी इक्वल्स टू है लेकिन ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला कंडीशन था कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, मतलब देखो ए सी सी, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये था कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तो दोनों रॉन्ग भी हो गए। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर
उसमें दो केसेस है, तो पहले केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, व्हेनेवर इंडेफिनिट सिंबल विल कम एज आउटपुट। तो अब इंडेफिनिट सिंबल अगर आउटपुट के तौर पर आता है तो इंडेफिनिट सिंबल कौन से है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे आपको पता है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और एक नॉट इक्वल्स टू भी है। नॉट इक्वल्स टू की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो मैं उसको ग्रेटर मान सकता, मैं उसको इक्वल मान सकता, लेकिन मैं कभी भी स्मॉलर नहीं मान सकता। जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, वो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ओके, सेम एज इट इज, अगर स्मॉलर देन इक्वल्स टू अगर आउटपुट के तौर पर आता है तो वहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको स्मॉलर मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, लेकिन कभी भी ग्रेटर नहीं मान सकते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या निकल के आया, तो आउटपुट मेरे पास निकल के आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अब मैं ए को ग्रेटर मान सकता हूँ या तो ए को इक्वल मान सकता हूँ, किससे, सी से, लेकिन मैं ए को स्मॉलर नहीं मान सकता सी से, सी को स्मॉल ही रहना पड़ेगा और ए को ग्रेटर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट में मेरे पास या तो, मतलब मैंने बताया था आइदर ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब मैंने बताया था। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों चीजें, मतलब एक तो ए बड़ा हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, मैं दोनों को मान सकता हूँ आइदर और में, लेकिन मैं छोटा कभी भी नहीं मान सकता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए उसी के तहत ये क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर इसके जगह ऐसा होता हो कुछ, जैसे मैं अगर बात करूं कि वन ऐसा कुछ होता, a इज स्मॉलर देन c एंड सेकंड इज a इज इक्वल्स टू c हो जाता, ठीक है, सेकंड। तो अब यहाँ पे देखो कि मेरा आउटपुट क्या निकल के आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मैंने बताया कि स्मॉलर में कभी भी नहीं मान सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों जो चीजें रहेगी। अब देखो दो कंक्लूजन तो फॉलो हो रहे हैं, कंक्लूजन इन द सेंस कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस कौन से, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपको पता है कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ए सी सी सेम है। दूसरा क्या है, दोनों गलत होना चाहिए, तो आउटपुट ये निकल के आया, तो ऑब्वियसली ये दोनों गलत ही रहने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन अब मैं आइदर और में क्या मान सकता हूँ, इसको ग्रेटर मान सकता हूँ या तो इक्वल मान सकता हूँ, लेकिन मैं स्मॉलर कभी नहीं मान सकता। और उसी तरीके से यहाँ पे ए जो है वो स्मॉलर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, मतलब बोथ द कंक्लूजन विल नॉट फॉलो, ठीक है। क्लियर है? तो पहले कंक्लूजन में, पहले केस में हम लोगों ने ये देखा कि जब भी इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आएगा, चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, चाहे वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर हम लोग मान सकते हैं, इक्वल हम लोग मान सकते हैं, लेकिन स्मॉलर बिल्कुल नहीं मान सकते, ठीक है। और स्मॉलर देन इक्वल्स टू में हम लोग स्मॉलर मान सकते हैं, इक्वल मान सकते हैं, लेकिन ग्रेटर कभी भी नहीं मान सकते। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग केस टू में। अब केस टू में क्या बोल, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं सेकंड वाला। अगर मान लो कि ऐसा कुछ है, a इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू b एंड इक्वल्स टू c। उसके बाद में ये था स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, st लिख देता हूँ, स्टेटमेंट समझ जाइएगा, और कंक्लूजन cl लिख देता हूँ, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन है, a इज ग्रेटर देन c एंड a इज, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, मैं ग्रेटर देन लिख सकता हूँ वैसे तो, लेकिन आपको एग्जाम्पल के लिए मुझे वही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a इज smaller than c and second one is a is equals to c। अब देखिए a से लेके कहाँ तक जाना है, c तक जाना है। आते वक्त क्या लेके आना है, मेरे को स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। तो अब मैं a से c जाऊंगा तो इन दोनों सिंबल्स का कंपैरिजन होगा, तो इसके लिए मेरे को फिर से सेकंड नोट याद करना पड़ेगा कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल बाहर निकल के आएगा, ठीक है। तो दूसरा वाला सिंबल कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब आउटपुट तो ये आया है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है क्या, नहीं है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू आना तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्मॉलर देन है स्मॉलर देन है, लेकिन इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। फिर से यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जी, ठीक है। यहाँ पे ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू है लेकिन स्मॉलर देन नहीं है, यहाँ पे स्मॉलर देन है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, दोनों गलत हो गए। मतलब पहला कंडीशन फॉलो तो हो ही गया कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए सी सी हो गया। उसके बाद में दोनों गलत होना चाहिए, तो दोनों गलत भी है। तीसरा कंडीशन में हम लोगों को दो केस दी गई है
एक केस ऐसा था कि जिसमें इनडेफिनेट सिंबल, तो उसी के बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू बाहर निकल के आया था आउटपुट पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद में अभी स्मॉलर देन इक्वल्स टू आया है। तो जब स्मॉलर देन इक्वल्स टू है तो हम लोग ये चीजें ध्यान रखिए कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू रहेगा तो हम लोग स्मॉलर देन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इक्वल्स टू एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्मॉलर देन और इक्वल्स टू है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं इसको रेड कलर में नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में मुझे इसको ग्रीन कलर में करना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइदर और, ठीक है। लेकिन इसके जगह अगर ऐसा होता, इसके जगह लेट्स सी अगर मैं पहला कंक्लूजन बोल देता कि ए इज ग्रेटर देन बी सी होता, और दूसरा कंक्लूजन ऐसा होता कि ए इज इक्वल्स टू सी, तो मुझे पता है कि जब आउटपुट स्मॉलर देन इक्वल्स टू आया है तो मैं उसको ग्रेटर देन कभी भी नहीं मान सकता। मतलब ये भी मेरा क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना, ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता। मतलब पहले दो कंडीशन तो फॉलो हो गए, दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों गलत भी है, लेकिन केस वन के तहत, केस वन के तहत या फिर केस टू के तहत दोनों में से कोई भी केस में ये बैठ नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। क्लियर है। तो पहले केस में हम लोगों ने देखा कि अगर इंडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आता है तो चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, चाहे वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर रहेगा तो मैं ग्रेटर मान सकता हूँ, इक्वल मान सकता हूँ, लेकिन स्मॉलर नहीं मान सकता। अगर वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू है तो मैं स्मॉलर मान सकता हूँ, इक्वल मान सकता हूँ, लेकिन ग्रेटर नहीं मान सकता। क्लियर हो रहा है। अब मैं आता हूँ सेकेंड केस पे, व्हेन नो रिलेशन कैन बी सीन। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आता, तो किन दोनों के बीच में, तो ये ए और सी के बीच में, जैसे आपको नीचे दिख रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मेरे को ए से लेके सी तक जाना है, ए से लेके सी तक जाना है, और आते वक्त क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी देखेंगे। अब ए से लेके सी तक पहले तो जाएंगे, ए से लेके सी तक आया मैं, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो इसका और इसका कंपैरिजन होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता है। आपको पता है ये डायरेक्टली नो रिलेशन में आता है, क्योंकि जब मैंने 14 कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन बताए थे तो उसमें 10 कंपैरिजन जो थे वो 3 नोट्स के एग्जाम्पल थे, लेकिन जो बच्चे वाले 4 थे वो क्या थे, वो आपके नो रिलेशन वाले थे। तो उन बच्चे वाले 4 में ही ये एक है। आप पीछे जाके वो पिछले वाले सेशन में देख सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, मतलब पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों ने पहले पहला वाला सेशन देखना चाहिए, फिर ये सेशन पे आना चाहिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिलेशन निकल के आया, मतलब ए और सी के बीच में नो रिलेशन है। अब देखिए कि मान लो कि 2 पर्सन है, 1 and 2। अब ये दोनों पहली बार एक मेक को मिल रहे हैं, दोनों एक मेक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैंने पहली बार बात किया था कि कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे इसमें कंपैरिजन करने के लिए क्या है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ऐसे 6 सिंबल्स है। लेकिन अभी आम जीवन में देखेंगे तो उसमें जैसे कि कोई टेस्टी, अगर 2 स्वीट्स की बात करते हैं तो ये ज़्यादा टेस्टी है, ये ज़्यादा स्वीट है, ये ज़्यादा खट्टा है, ऐसा ऐसा कुछ। या फिर अगर हम लोग इंसान की बात करते हैं तो ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, या फिर ये दोनों ऐसे सेम टाइप के हो सकते हैं। ऐसे कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों में दोनों को कुछ पता नहीं है, तो कुछ भी हम लोग अब तीनों चीज़ें बतानी पड़ेगी। बताने के लिए क्या है, 3 चीज़ें हैं। एक तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या तो समान हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नो रिलेशन अगर निकल के आ रहा है, ए और सी के बीच में क्या है, नो रिलेशन। अब नो रिलेशन है मतलब ए को बड़ा भी दिखाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि ए को और सी को, दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें बताना पड़ेगा। मतलब छोटा भी बताना, ए को बड़ा भी बताना पड़ेगा, ए को छोटा भी बताना पड़ेगा, ए को इक्वल भी बताना पड़ेगा। सेम एज इट इज सी को बड़ा, सी को छोटा, सी को इक्वल, ऐसा तीनों दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ए आपको बड़ा दिख रहा है सी से, फिर यहाँ पे ए आपको छोटा दिख रहा है सी से, और ए और सी दोनों इक्वल भी दिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है। अब इस केस में हम लोग क्या मान सकते हैं, इस केस में अगर हम लोग मान सकते हैं आइदर और, क्या मान सकते हैं, आइदर और। थोड़ी सी डॉक्टर वाली लैंग्वेज हो गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके जगह और कंफ्यूजिंग कुछ तो हो सकता है। कंफ्यूजिंग क्या हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से पूछ सकता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखो कैसा होता है कि बच्चों को अगर मैंने बताया कि तीनों चीजें मारना पड़ेगा, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि तीनों सिंबल्स चाहिए, राइट। तो तीनों सिंबल्स चाहिए, ये हम लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। अब ये कब गलत हो जाएगा आपका, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए,
कि अगर यही चीज, यही दो कंक्लूजन इस तरीके से रहे, तो आपके दिमाग में तो ये आएगा, सर आपने बोला था कि जब दोनों के बीच में नो रिलेशन आए तो आपको तीनों चीजें दिखानी पड़ेगी। तो सर यहाँ पे तो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, स्मॉलर देन का साइन ही नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए इस इसमें बड़ा भी दिख रहा है, ए इस इसमें छोटा भी दिख रहा है, और दोनों इक्वल भी दिख रहे हैं। मैंने ये बताया है आपको कि दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें बतानी पड़ेगी, मतलब ए को बड़ा छोटा एंड इक्वल ये बताना पड़ेगा, और सी को बड़ा छोटा एंड इक्वल ये बताना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है आपको? तो अब ऐसा ये केस 1 एंड केस 2 है। केस 1 में हम लोगों ने देखा कि जब इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आता है तो मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ये आपके सामने ग्रेटर और इक्वल मान सकता हूँ लेकिन स्मॉलर नहीं मान सकता, और स्मॉलर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर और इक्वल मान सकता हूँ लेकिन ग्रेटर नहीं मान सकता। दूसरे केस में ऐसा है कि नो रिलेशन जब रहेगा तो दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें बतानी पड़ेगी, ए और सी। एग्जाम्पल ए और सी के बीच में, इसलिए मैं ए और सी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसमें कैट और डॉग रहे, हो सकता है उसमें 13 और 14 रहे, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन काम तो हम लोगों को क्या करना है, सेम ही करना है। क्लियर? सो आगे बढ़ते एग्जाम्पल में जब हम लोग आएंगे, मतलब इसके बाद जस्ट एग्जाम्पल में जाने वाला है, तो उससे और भी ज्यादा क्लियर चीजें आपकी हो जाएगी। बस आप इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि 3 कंडीशंस कौन से। सबसे पहला कंडीशन है आपके लिए कि दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अब चाहे वो क्रॉस रहे कि पैरेलल रहे, तब क्रॉस और पैरेलल उसमें भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, वो भी मैं आपको डाउट हटा देता हूँ आपका कि ए ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल्स टू सी, ये क्या है, पैरेलल है, मतलब एक के नीचे ए है, सी के नीचे सी है। लेकिन अब मान लो कि ए इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज इक्वल्स टू ए, तो ये क्या है, क्रॉस है। ये दोनों चलता है, क्या चलता है, दोनों चलता है, बस दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन सेम ही है, सेम है इन द सेंस कि आपको काम वही करना है जो मैंने पहले सेशन में सिंपल इनइक्वालिटी पढ़ाते समय बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ऐसे क्वेश्चन आने के बाद हमारा ध्यान जाएगा कहाँ, कंक्लूजन पे। क्लियर है, कंक्लूजन पे ध्यान जाएगा। तो कंक्लूजन पे ध्यान मेरा जैसे ही जाता है तो मेरे पास ये आपके लिए आया 7 और 3, मतलब 7 से लेके 3 तक जाना है। आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। तो वही काम करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ से रेलवे का डब्बा टूटा है, यहाँ से भी टूटा है, मतलब ये ब्रेक हो रहा है। तो अब तीनों के लिए कनेक्ट करने के लिए सेम एलिमेंट से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करूंगा मैं 7 से। तो यहाँ पे देखो 7 एक ही है, तो या तो मैं 7 से ए की तरफ जा सकता हूँ, जर्नी कर सकता हूँ, या तो 7 से 6 की तरफ जा सकता हूँ। अब 2 रास्ते हैं मेरे पास जाने के लिए। अब 2 रास्ते में से कौन सा रास्ता तय करना है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को सेकंड एलिमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मतलब जो कि 3 है। अब 3 के थ्रू मैं 3 के पास किसके थ्रू पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो या तो मैं 2 के थ्रू पहुंच सकता हूँ, या तो मैं 1 के थ्रू पहुंच सकता हूँ, या तो मैं 4 के थ्रू पहुंच सकता हूँ, या तो मैं 5 के थ्रू पहुंच सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इन 4 एलिमेंट में से एक के पास पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मैं 3 के पास पहुंचूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 4 और 5, 7 से मैं 4 और 5 पे तो जा ही नहीं सकता, मतलब ये वाले डब्बे का तो कैंसिल ही हो गया काम, मतलब इस 3 के पास मैं पहुंच ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मैं 1 के थ्रू पहुंच सकता हूँ, सेम एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, 7 से जाऊंगा पहले 1, 1 से 1 को कनेक्ट करूंगा, 1 से जाऊंगा 2, 2 से जाऊंगा 3। क्लियर है? तो मेरा जर्नी कंप्लीट हो गया। दूसरा काम मैंने बताया था कि सीधा जाएंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं करना है, उल्टा जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे चेंज करना है ये भी मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा, देन स्मॉलर देन का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, एंड देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू का ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इक्वल्स टू का नॉट इक्वल्स टू नहीं होगा, इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे उल्टी वाली बात ही नहीं, उल्टा सीधा मतलब ये भी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट सीधा होता है, राइट टू लेफ्ट उल्टा होता है। क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज तो लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं, जब भी हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कभी नहीं पढ़ते, राइट टू लेफ्ट कभी नहीं लिखते। ठीक है, ये भी चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी पहले वाले सेशन में। तो अभी हम लोग आते हैं कि जर्नी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में मैंने ये देखा कि उल्टा है कि सीधा है, तो मैंने ये वहां से पता चला कि सब कुछ सीधा है, साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में मेरा काम है कंपैरिजन, और कंपैरिजन करते समय मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए,
तो जो 3 नोट्स मैंने बताए थे वो मेरे दिमाग में होना चाहिए, तो वो भी मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ कि सबसे पहला नोट क्या था कि जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन अपने आप से होगा तो आउटपुट के तौर पर वही सिंबल बाहर निकल के आएगा। ये हमारा फर्स्ट नोट था। सेकंड नोट में क्या बोला गया था, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल बाहर निकल के आएगा। और तीसरा नोट ये था कि जब भी सेम डायरेक्शन वाले डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर डेफिनेट सिंबल ही बाहर निकल के आएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर जी। जी तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब पहला काम था कि 7 से 3 तक जाना था, मैं 7 से 3 तक जर्नी कंप्लीट कर लिया, सीधा और उल्टा इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपैरिजन कैसे करना है। अब कंपैरिजन कैसे करना है मैंने 3 नोट्स ऑलरेडी दोहराया आपके लिए। तो पहला कंपैरिजन होगा इस तरीके से, तो पहला कंपैरिजन 7 से 1 गया, 1 से 2 गया, तो पहला कंपैरिजन ये होगा, मतलब इसका और इसका कंपैरिजन होता है क्या? 3 नोट के बारे में सोचिए, ये नो रिलेशन में आता है, मतलब ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आउटपुट ही निकल के नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये सीधा सीधा रॉन्ग हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी 7 से 3 तक जाना है तो जर्नी वैसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, 7 से 1, 1 से 1 कनेक्ट, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद सीधा है उल्टा है ये देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सब सीधा है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू का स्मॉलर देन इक्वल्स टू से जब कंपैरिजन करूंगा तो सीधा सीधा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये केस 2 की बात है, आपके दिमाग में आया होगा क्या था। सबसे पहला कंडीशन दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो देखो दोनों एलिमेंट सेम है, 7 7 3 3। दूसरा क्या था, दोनों गलत होना चाहिए, तो देखो दोनों गलत भी है। क्लियर है? और तीसरा मैंने बताया था कि केस 1 के तहत या तो केस 2 के तहत, तो केस 1 में इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आएगा तब। अब केस 2 में ऐसा था कि नो रिलेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 7 और 3 में नो रिलेशन आया है। क्या आया है? नो रिलेशन। क्लियर हो रहा है? अब नो रिलेशन जब आता है तो मैंने बताया था कि दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें बतानी पड़ेगी, मतलब 7 छोटा भी दिखना चाहिए, 7 बड़ा भी दिखना चाहिए, 7 इक्वल्स टू भी दिखना चाहिए, 7 और 3 किससे, 3 से। सेम एज इट इज 3 7 से बड़ा होना चाहिए, 3 7 से छोटा भी होना चाहिए, 3 7 के साथ इक्वल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे 7 3 से बड़ा है, यहाँ पे 7 3 से छोटा है, और यहाँ पे 3 7 से छोटा है, 3 7 से बड़ा भी है, और इक्वल्स तो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इसके तहत ये क्या हो जाएगा, आइदर और, मतलब ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। कौन से केस के तहत? केस नंबर 2 के तहत। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल केस 2 का। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने जी। तो आप देख सकते हो काम वही करना है। तो सबसे पहला मेरा काम यही है कि हम लोगों को एस से लेके कहाँ तक जाना है, पी तक जाना है। आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। तो यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो एस से पी जाने के लिए मेरे पास एस कितने हैं, तो एस एक ही दिख रहा है, ठीक है। एस से मैं या तो टी जाऊंगा, एस से मैं या तो आर जाऊंगा। अब जब दो रास्ते निकलते हैं तो मेरे पास दूसरे एलिमेंट के पास जाने का रास्ता है, तो दूसरे एलिमेंट कहाँ से जा रहा है, पी तक जाना है, तो पी के थ्रू पी के पास क्यू के थ्रू जा सकते हैं या तो आर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अब आर और क्यू के थ्रू ही जा सकते हैं, पी के पास दूसरा तो कोई पी के पास जाने का रास्ता नहीं, पी है भी नहीं, ठीक है। तो एस से अगर मैं मान लो कि टी चला जाता हूँ तो टी से टी कनेक्ट होगा, लेकिन वहां पे मैं पी के पास पहुंच ही नहीं सकता, तो मतलब वो तो मैं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? वो तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अब मेरे को जाना कहाँ पड़ेगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा एस से लेके आर, आर से आर को कनेक्ट, आर से लेके क्यू और क्यू से लेके पी। तब मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों बार मैं उल्टा आ रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट आ रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट। देखो राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीजनिंग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर हम लोग आपके स्क्रीन की तरफ, हमारे स्क्रीन की तरफ, या फिर आपके बुक की तरफ, या फिर आपके बोर्ड की तरफ, या फिर आप जब सीधे खड़े हो तो आपका राइट मतलब स्क्रीन का राइट, बुक का राइट, सबका राइट, और आपका लेफ्ट मतलब स्क्रीन का राइट, बुक का राइट, सबका राइट, ठीक है। अब तीनों बार उल्टा आ रहा है तो मैंने ये भी बताया था कि जब तीनों बार उल्टा आएंगे, तो मैंने ये बताया था कि उल्टा जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे। तो अब तीनों बार उल्टा आ रहा है तो या तो पहले कंपैरिजन करो, जो भी आउटपुट आएगा उसको उल्टा कर दो, या तो पहले
उल्टा करो सारे साइन को और फिर कंपैरिजन करो तो दोनों में आंसर सेम ही आने वाला है। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहली बार बताया था उसी तरीके से मैं करता हूँ। तो पहले बार मैंने ये बताया था कि साइन चेंज करेंगे जब भी उल्टा आ रहा है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही रहेगा, मैंने बताया था आपको। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर अगर हम लोग करेंगे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा, क्या निकल के आएगा, सेकंड नोट याद करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आएगा। फिर इन दोनों का कंपैरिजन होगा, क्या निकल के आएगा, फर्स्ट नोट याद करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है क्या, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग। और यहाँ पे भी देखेंगे एस से लेके पी तक, तो अब यहाँ से पूरा देख लेते हैं हम लोग, सेम एस से लेके पी तक वैसे ही जाएंगे, एस से आर को कनेक्ट, आर से क्यू से पी, ऐसे ही जाने वाले हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन भी सेम ही होगा, तो कंपैरिजन सेम करने के बाद यही हमारा आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे है क्या कुछ, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है क्या, नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो अब मेरे दिमाग में आइदर और का चक्कर चालू हो गया। देखो दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, एस एस पी पी, ठीक है, दोनों गलत होना चाहिए तो दोनों गलत भी है। तीसरे बार में स्टेटमेंट को दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इसमें केस 1 में बोला गया था कि अगर इनडेफिनेट सिंबल आउटपुट के तौर पर आता है तो, और दूसरे केस में बोला गया था कि दोनों के बीच में नो रिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एस और पी के बीच में क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आया है, मतलब आउटपुट निकल के आया, आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अब s ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है, मतलब मैं यहाँ पे s को ग्रेटर मान सकता हूँ, s को इक्वल मान सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी s को स्मॉलर नहीं मान सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ग्रेटर भी दिख रहा है मेरे पास, क्या दिख रहा है, ग्रेटर भी दिख रहा है और इक्वल भी दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आइदर और का केस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके जगह ऐसा होता कि s इज स्मॉलर देन p एंड s इज इक्वल्स टू p, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, नाइदर नॉर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये केस 2 के तहत था, सॉरी केस 1 के तहत था। पहला एग्जाम्पल केस 2 का, सॉरी केस 1 का, हाँ पहला एग्जाम्पल केस 2 का था और ये एग्जाम्पल केस 1 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे भी देखिए आप, अब देखिए आप, ये करना क्या है कि मेरे को m से लेके t तक जाना है, तो क्या लेके आना है, इक्वल्स टू का साइन लेके आना है। तो अब यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, एक ही डब्बा है, सभी लोग एक ही डब्बे में बैठे, तो सीधा सीधा मैं m से t तक चले जाऊंगा। ठीक है, तो मैं आऊंगा उसके बाद में कंपैरिजन करते करते, तो पहला कंपैरिजन इन दोनों सिंबल के पास साथ होगा, तो इसके लिए मेरे को पहला नोट याद करना पड़ेगा, आउटपुट के तौर पर क्या निकल के आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर से मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करूंगा, तो इसके लिए मेरे को दूसरा नोट याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंपैरिजन में इसके साथ होगा तो फिर से मेरे को पहला नोट याद करना पड़ेगा, फिर इसके साथ कंपैरिजन होगा तो इसलिए मेरे को फिर से दूसरा नोट याद करना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या निकल के आया मेरे पास आउटपुट, तो ये निकल के आया, मैं बड़े इसमें लिख रहा हूँ। क्लियर है, तो मतलब m और t के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आया है, तो ये साइन यहाँ पे है क्या, नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ये साइन यहाँ पे है क्या, इसलिए नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब फिर वही बात हो गई कि ये कौन से केस की बात है, तो ये उस वाले केस की बात है कि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू आउटपुट के तौर पर आता है। अब मैं क्या मान सकता हूँ, अब मैं या तो मतलब यहाँ पे m और t के बीच में, m और t के बीच में, सॉरी इसको मैं ब्लैक इसमें लिखता हूँ, m और t के बीच में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, m और t के बीच में या तो ग्रेटर मान सकता हूँ, एक मिनट, या तो ग्रेटर मान सकता हूँ t, या तो मैं इक्वल मान सकता हूँ t। कौन, m बड़ा ही दिखाना पड़ेगा, m इक्वल ही दिखाना पड़ेगा t से, लेकिन मैं कभी भी m को यहाँ पे स्मॉलर नहीं मान सकता, जो कि रेड इसमें दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या, जो कि रेड इसमें दिख रहा है, ये दोनों मान सकता हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं मान सकता। तब मुझे देखना पड़ेगा, तो m इक्वल है, ये तो राइट ही हो जाएगा। ठीक है, और m यहाँ पे, अब देखो कंफ्यूजन, देखो मैंने बताया था कि कंफ्यूजन क्या होता है, कि आपने तो बोला था सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आने के बाद मेरे पास ग्रेटर देन साइन चाहिए और इक्वल्स टू चाहिए। मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था कि m और t के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया, मतलब m बड़ा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए।
बराबर है, चाहे वो कोई भी तरीके से रहे। तो देखो यहाँ पे m तो इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डाउट जरूर आ रहा होगा, सर आपने तो बोला था कि ग्रेटर देन साइन चाहिए। अरे ग्रेटर देन चाहिए लेकिन m बड़ा चाहिए, तो m यहाँ पे देखो बड़ा ही दिख रहा है, बराबर है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए ये कंक्लूजन जो है दोनों आइदर और के तहत सही हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है सब कुछ? उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। सो अब हम लोग आते हैं सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में आइदर और का ये नहीं है, बेसिक सिंपल इनइक्वलिटी है। तो अब इसके बाद में जो 5 क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और भी सिंपल इनइक्वलिटी भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो पहला देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डी से लेके ई जाना है और आते हो क्या लेके आना है, स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। तो देखो यहाँ से ब्रेक है और यहाँ से ब्रेक है। देखो डी एक ही है तो ऑब्वियसली डी से सी ही जाने वाले हैं हम लोग, तो डी से पहले सी गए तो सी से सी ही कनेक्ट होगा, दूसरा तो कोई कनेक्ट होने से रहा। तो सी से सी कनेक्ट होने के बाद सी से ई हो जाएगा, मतलब मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, मैं सी से डी से ई तक पहुंच गया। अब ये पहुंचने के बाद मैं सीधा जा रहा हूँ कि उल्टा जा रहा है ये देखना है। तो दोनों तरफ मैं उल्टा ही जा रहा हूँ, तो दोनों तरफ उल्टा जा रहा हूँ मतलब मेरे को साइन चेंज करना है। तो इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ही होता है तो मुझे पता है, लेकिन ग्रेटर देन का स्मॉलर देन हो जाएगा। उसके बाद में मैं काम करूंगा कंपैरिजन करने का। तो ये रहा आपका सामने कंपैरिजन। तो इसके लिए मेरे को सेकंड नोट याद करना पड़ेगा, जब भी किसी भी सिंबल का कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होगा तो इक्वल्स टू को छोड़ के दूसरा वाला सिंबल बाहर निकल के आएगा। तो दूसरा वाला सिंबल कौन सा है, स्मॉलर देन, ठीक है। अब ये स्मॉलर देन है क्या यहाँ पे, तो है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन ये है कि मेरे को सी से ए जाना है। कहाँ जाना है, सी से ए जाना है। आते हो क्या लेके आना है, स्मॉलर देन का साइन लेके आना है। तो सी 2 बार है, अगर सी 2 बार है मतलब देखो यहाँ पे भी ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक है। सी अगर 2 बार है तो मैंने आपको बताया कि ए तक पहुंचने के लिए हम लोग ए को कौन से थ्रू पहुंच सकते हैं, या तो मैं ई के थ्रू ए तक पहुंच सकता हूँ या तो मैं सी के थ्रू ए तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो सीधा सीधा मेरे को सी से ही ए पहुंचना है तो मैं इस सी पे ध्यान ही नहीं दूंगा, सीधा मैं सी से ए पहुंच जाऊंगा, सी से ई जाऊंगा, ई से ए जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे सी से डी जाऊंगा तो डी से डी कनेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है कि मैं सी से ई है डायरेक्टली चले जाऊंगा। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो आउटपुट के तौर पर पहला नोट याद करना पड़ेगा, ग्रेटर देन ही निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों बार मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ। जब मैं ई से सी से ई आया तब भी उल्टा गया, मैं ई से ए गया तब भी उल्टा आया। उल्टा आने के बाद मेरे को साइन चेंज करना है। अब देखो डायरेक्टली इसका साइन चेंज करेंगे तब भी यही आने वाला है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, क्या आने वाला है, स्मॉलर देन साइन चेंज करने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले वाले तरीके से करता, मतलब जो मैंने बताया था आपको कि इसका साइन पहले चेंज कर लो, इसका साइन चेंज कर लो, तो दोनों का कंपैरिजन जब होता तो आउटपुट के तौर पर यही निकल के आने वाला है। क्या दोनों के दोनों सेम? मैंने बताया था कि जब दोनों उल्टा आ रहे हैं तब हम लोग दोनों मीन्स तीनों चारों जो भी रहेंगे, उल्टा आएंगे तभी साइन चेंज करना है, सीधा आएंगे तो साइन चेंज नहीं करना है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या निकल के आया, स्मॉलर देन, तो यहाँ पे भी स्मॉलर देन है, इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आते हैं हम लोग तीसरे इस पे। तो तीसरे इसमें देखो क्या बोला गया है, कहाँ से कहाँ जाना है, ए से एफ जाना है और आते हो क्या लेके आना है, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। कहाँ जाना है, ए से एफ जाना है, आते हुए ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। ये रहा आपके सामने, ए से लेके एफ, ग्रेटर देन का साइन लेके आना है। अब आगे बढ़ते ए से एफ, तो वही ब्रेक हो रहा है, एफ पहुंचने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है ई, और ए भी एक ही है, तो स्टार्ट ए से ही करना पड़ेगा। तो ए से मैं ई जाऊंगा, ई से ई को कनेक्ट करूंगा और ई से मैं एफ जाऊंगा। अब यहाँ पे दोनों बार दूसरा काम जो है सीधा है कि उल्टा है, तो दोनों बार सीधा जा रहे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का कंपैरिजन कभी भी नहीं होता है, मतलब ये नो रिलेशन में आएगा। नो रिलेशन है मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फिर क्या आएगा इसका आंसर, ओनली कंक्लूजन आ गया, और कंक्लूजन करेक्ट, ओनली कंक्लूजन 3 इज राइट। अच्छा देखो अब यहाँ पे इनकरेक्ट की बात कीजिए। पहला कंक्लूजन देखो, आइदर 2 और 3 इज करेक्ट, आइदर और का तो सवाल ही नहीं है, एलिमेंट सेम दिखे ही नहीं। उसके बाद में सेकंड को छोड़ देते हैं, थर्ड को, नाइदर 2 नॉर 3 आर करेक्ट। तो
तो 2 तो करेक्ट है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, तो तीनों के तीनों सही तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली कंक्लूजन 3 आर इनकरेक्ट। तो ये मेरा सही है कि सिर्फ थर्ड वाला कंक्लूजन इनकरेक्ट है, बाकी दोनों राइट है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? तो एग्जामिनर इस तरीके से भी थोड़ा सा ऑप्शन में भी चेंजेस कर सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो आइदर और का कॉन्सेप्ट था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। आइदर और के कॉन्सेप्ट के कंडीशन क्या थे? सबसे पहला कंडीशन ये था कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। ए सी सी एग्जाम्पल दिया था, चाहे ए सी सी मतलब क्रॉस भी हुआ तब भी चलेगा, पैरेलल रहा तब भी चलेगा। दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। तीसरा क्या था कि दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसमें केस 1 में क्या बोला गया था कि जब भी, उस पर आता हूँ मैं, मतलब आपको वो क्लियर ही हो जाएगा। ये कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। इसमें आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन वही बात है कि शुरुआत है, पहली बार है, जब आप प्रैक्टिस करोगे इसका पीडीएफ जो रहेगा वो आपको अपलोड हो जाएगा, है ना, आपके डेमो लेक्चर्स पे या फिर डेमो पीडीएफ जो सेशन रहेगा उसमें अपलोड रहेगा। अब इसमें देखो पहले केस में बोला गया था कि व्हेन इंडिफरेंट सिंबल विल कम एज आउटपुट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया तो मैं ग्रेटर मान सकता हूँ, इक्वल मान सकता हूँ, लेकिन स्मॉलर नहीं मान सकता। स्मॉलर देन इक्वल्स टू आया तो मैं स्मॉलर मान सकता हूँ, इक्वल मान सकता हूँ, लेकिन ग्रेटर नहीं मान सकता। तो ये पहला केस था। और दूसरे केस में ऐसा था कि अगर नो रिलेशन होता है तो उसमें दोनों एलिमेंट को तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। दो एलिमेंट इन द सेंस ए और सी अगर है, या तो ए और बी अगर है, तो जैसे एग्जांपल जो था वही मैं बोलता हूँ, ए और सी, तो ए बड़ा भी होना चाहिए, ए छोटा भी होना चाहिए, ए इक्वल भी होना चाहिए। किससे? सी से। अब सी बड़ा भी होना चाहिए, सी छोटा भी होना चाहिए, सी इक्वल भी होना चाहिए। किससे? ए से। क्लियर हो रहा है? तो ये दो केसेस थे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के तौर पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, तो वो होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उसका लिख के भेजना है। तो आपके लिए पहला होमवर्क ये है, होमवर्क नंबर 1। होमवर्क, ठीक है। उसके बाद में सेकंड होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज 5। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही और अपडेट रहने के लिए इसके आगे वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बताया था, तो जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके सामने मैं आपको लेके आता हूँ। ये थे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने सिंपल इनइक्वालिटी लिया जिसमें नॉन कोडेड था, तो जिसमें मैंने ऐदर और का भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, सिंपल इनइक्वालिटी भी कैसा होता है ये भी सिखाया। अगली बार हम लोग देखेंगे कोडेड वाला, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे। उसके बाद में रिवर्स इनइक्वालिटी देखेंगे, कंडीशनल एंड फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे। तो ये सारे कोडेड एंड इनइक्वालिटी के जितने भी टाइप्स है ये हम लोग सभी होने वाला है, और ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस पे बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, राइट। अगर आपकी स्पीड कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे तभी आप इस एग्ज़ाम में टिक पाओगे, अदरवाइज आपका जो नंबर रहेगा वो बहुत नीचे आएगा। और आपको पता है कि जगह निकलती है कुछ 4-5 हज़ार, 10,000, 15,000, 20,000, और आप जो है 1 लाख 1 करोड़ के बीच में होते हो। तो उस 1 करोड़ में, वो भी ऑल ओवर इंडिया में 1 करोड़ के बीच में रह के कंपटीशन करके अगर आपको हज़ारों में आना है तो आपको जैसा हम लोग बताएंगे वैसा प्रॉपरली शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। सो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। शुक्रिया।